शर्मा का नमस्कार। और पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु ये लेकर हाजिर हूँ। इस चैप्टर में हम बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के बारे में, उनके मुख्यतः लाभ क्या है हमारे लिए, वो किस प्रकार लाभदायक है, किस प्रकार हानिकारक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु। सबसे पहली बात आती है कि सूक्ष्म जीव होते ही क्या है, क्या चीज़ सूक्ष्म जीव। नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, और जीव का मतलब जो जीवधारी है। यानी कि ऐसे जीव बहुत ही सूक्ष्म हैं, बहुत छोटे हैं, जिनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। हम केवल उन्हें सूक्ष्मदर्शी या ऐसे यंत्र की सहायता से देख पाते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। तो क्या है ऐसे जीव जिनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इनको देखा हो। अभी तक नहीं देखा है तो जैसे ही अब आपके स्कूल रीओपन होंगे आप देख पाएंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको। देखिए, सूक्ष्मदर्शी विभिन्न संरचनाएं होती हैं। सूक्ष्मदर्शी की संरचनाएं अलग अलग हैं। कोई गोलाकार है, कोई जो है छड़ के आकार का है। मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं। सर्पानुकार, अलग अलग संरचनाएं हो सकती हैं और हर जगह उपलब्ध हैं। मिट्टी में, जल में, वायु में, बहुत ठंडे स्थानों पर, बहुत गर्म स्थानों पर। हम अलग आगे टॉपिक में इसको करेंगे। आप जो है जैसे हम जल पीते हैं, अमीबा का नाम आपने सुना होगा, वो हमारे इसी स्वच्छ जल में होता है, सूक्ष्म जीव है, दिखाई नहीं देता। आप तालाब का जल ले आइए, विद्यालय में लाइए और अपने टीचर से कहिए कि उसके अंदर सूक्ष्म जीव दिखाएं, आपको दिखाए जा सकते हैं। मिट्टी में इसी प्रकार बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को हमने 4 मुख्य वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में। तो हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण नंबर 1, मतलब 4 विभिन्न भागों में बांट रखा है। नंबर 1 जो सूक्ष्म जीव है उनको हम कहते हैं जीवाणु।
नंबर 2 कवक। जीवाणु, बैक्टीरिया भी कहते हैं इनको, इंग्लिश में हम बैक्टीरिया, तो कई बार हिंदी में भी बोला जाएगा, लिखा भी जाएगा। कवक, फंजाई, फफूंदी जैसे होती है। आपने छत्रक भी देखा होगा, लेकिन वो सूक्ष्म में नहीं आता, लेकिन आता कवक में ही। इसके अलावा शैवाल, प्रोटोजोआ। शैवाल हरे रंग के होते हैं जैसे काई के तरह से, और प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव इन 4 मुख्य भागों में बांटे जाते हैं। उनकी रचना के, उनके स्थान के बहुत सारे अलग अलग भागों में, मतलब उनके कार्यों के आधार पर या उनके रहने के स्थान के आधार पर, उनकी जीवन प्रक्रिया के आधार पर हम उनको 4 भागों में बांटते हैं: जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। एक और, मैं जीव तो नहीं कहूँगा, एक और सूक्ष्म है विषाणु, जिसको वायरस कहते हैं। जीव क्यों नहीं, विषाणु जो हैं यानी कि वायरस, वो भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उसको हम जीव में नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्या बताए? विषाणु सूक्ष्म होते हैं, ये भी अंग्रेजी में इनको वायरस कहते हैं। कारण ये है इनको जीव ना कहने का, जीव और, वास्तव में ये जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। जब ये किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उसकी कोशिकाओं को अपना आधार बनाते हैं, तो ये जीवित अवस्था में होते हैं। और जब ये किसी भी जीव की कोशिका के साथ ना जुड़े हों तो मृत अवस्था में होते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि ये इस प्रकार के हैं कि इनका अपना कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, कोई जीव द्रव्य नहीं होता, लेकिन इनका अपना डीएनए या आरएनए हो सकता है, लेकिन अपना जीव द्रव्य नहीं होता। कोई कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं इसमें इस प्रकार का नहीं होता। वो ये क्या करते हैं, कोशिका के साथ जुड़ जाते हैं, किसी भी जीव की कोशिका के साथ जुड़ जाते हैं और फिर उसी को अपना घर बना लेते हैं, उसी कोशिका से अपना काम चलाते हैं। ये विषाणु, जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कोरोना, जिसकी वजह से हम सभी घर बैठे हैं, ये विषाणु है। वो जब किसी भी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है, चाहे वो मतलब मनुष्य है, तो वो उसकी कोशिकाओं का उपयोग करना शुरू कर देता है और उसका संक्रमण उसके अंदर फैल जाता है। तो सभी विषाणु जो हैं इसी प्रकार के होते हैं कि वो अलग अलग प्रकार के जीवों में, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई और जानवर हो, या फिर पौधे भी हो सकते हैं, तो उनकी कोशिकाओं के साथ जुड़ के उसी में अपना फैलाव करते हैं और इनकी अपनी कोई कोशिका नहीं होती है। इसलिए हम जब विषाणु कहते हैं तो उनको हम सूक्ष्म जीव शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से वो अपने आप में कोई जीव नहीं है। ये सभी बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे आपने पोलियो का नाम सुना है, जुकाम है, खांसी लगभग इसी तरह की, लगभग खांसी जो है वो विषाणु की से होती है। फ्लू आपने नाम सुना है, खसरा आपने नाम सुना है, और कोरोना जिसकी वजह से हम घर बैठे, ये सभी इस प्रकार की बीमारियां जो हैं, भयंकर बीमारियां ये फैलाते हैं और इनका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। और सबसे विशेष बात ये भी है कि इनके लिए लगभग, मतलब जो बीमारियां विषाणुओं से फैलती हैं उनके लिए इलाज भी उपलब्ध नहीं है। कुछ एक के टीके, वैक्सीन उपलब्ध हैं, लेकिन सभी के नहीं हैं। बीमारियों के बारे में सूक्ष्म जीव जितने भी हैं, चाहे वो
प्रोटोजोआ हो, चाहे वो जीवाणु हो यानी कि बैक्टीरिया हो, चाहे वो शैवाल मतलब कवक हो, ये सभी जो हैं हमारे लिए कुछ लाभदायक हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक भी हैं। बीमारियां भी फैलाते हैं। बीमारियों की चर्चा कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं, जो हम सब की लगभग कुछ कुछ बीमारियां करेंगी, वो अगले एक टॉपिक में करेंगे। इस लेक्चर में हम बीमारियों के बारे में नहीं, जब हम इनके हानिकारक प्रभावों की बात करेंगे तब हम बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म जीव जो है, इनमें मैं आपको कुछ चित्र दिखा देता हूँ। कुछ आपकी किताब में भी हैं और कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये सभी जो हैं जीवाणुओं के चित्र हैं, अलग अलग प्रकार के जीवाणु हैं। पहले चित्र दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये जीवाणु एक प्रकार, ये सभी दंडानुकार गोलानुकार ये जीवाणु हैं। और आगे चलते हैं, ये जीवाणु हैं, दंड के छड़ के आकार के हैं। इसी प्रकार से ये भी रहे। ये भी। और चलते हैं, ये आ गई। ये जो पिक्चर है ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चरें हैं और ये जो है वास्तविक जीवाणु हैं, उन्हीं के चित्र लिए गए हैं। ये जीवाणु के, ये देखिए एक अलग प्रकार से। ये जीवाणु इसी प्रकार से हम जीवाणुओं के ये छत्रक यानी कि कवक आगे है, ये कवक का है। कवक ऐसे होते हैं छत्रक के आकार के। ये रहे, इसमें ये भी कवक है, ये लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कवक है। ये कवक के सभी, ये ब्रेड के ऊपर जो कवक होता है वो इस प्रकार का होता है। ये छत्रक आपने देखे भी होंगे ऐसे तो सभी को, गोबर वगैरह में उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी छत्रक गली सड़ी चीज़ों के ऊपर उत्पन्न होते हैं, जो टोपी से आकार, छतरी के आकार की होती हैं, इसलिए इनको छत्रक कहते हैं। ये देखिए आपने मशरूम, छत्रक, ये भी आपने देखे होंगे। इसके अलावा प्रोटोजोआ, हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। ये हम एक और शैवाल के बनाए हुए चित्र आपके सामने देख लेते हैं कि इस तरह के होते हैं। मैं सॉरी, शैवाल कह रहा हूँ, कवक के। आप बना सकते हैं इस तरह के चित्र। ये कवक हैं सारे, ये भी कवक है, ये कवक है।
इसमें देखिए प्रोटोजोआ में, ये प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ है। ये पैरामीशियम देखा होगा, पैरामीशियम प्रोटोजोआ ही होता है। ये देखिए पैरामीशियम का, पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ होता है। ये प्रोटोजोआ है। विभिन्न आकार होते हैं। ये देखिए ये सभी प्रोटोजोआ हैं। मैं आपको अमीबा का अलग से चित्र दिखा देता हूँ। ये भी प्रोटोजोआ है। देखिए प्रोटोजोआ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ अलग अलग प्रकार के। ये देखो ये पहले वाला अमीबा है। ये देखिए ये भी, इनके अंदर अलग अलग प्रकार के ये प्रोटोजोआ दिखा रखे हैं। ये सब अलग अलग प्रकार के हैं। देखिए नीचे वाले में एक लंबी धागे के आकार की संरचना दिखाई दे रही होगी आपको, फ्लैजिला बोलते हैं। और इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे बाल हैं। ये अमीबा, हालांकि अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता, आकार बदलता रहता है। देखिए अमीबा है, इसका आकार बदलता रहेगा। ये भी अमीबा का ही है, ये भी अमीबा का ही। देखिए अमीबा, शैवाल का दिखाता हूँ। ये शैवाल काई की तरह से दिखेंगे, हरे रंग के। ये शैवाल, शैवाल, शैवाल। ये देखिए ये घरों में भी लग जाते हैं इस तरह के काई के आकार की संरचना। ये पत्थर के ऊपर लगी हुई है, शैवाल है। ये देखिए ये शैवाल पूरा, ये शैवाल। और अब मैं विषाणु का और दिखा देता हूँ आपको चित्र, कुछ अलग अलग प्रकार के। ये विभिन्न प्रकार के विषाणु, ये जो आप देख रहे हैं, ये विभिन्न आकार के विषाणु। ये देखिए विभिन्न आकार के विषाणु। तो इस प्रकार से इस विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये सारे के सारे हमारे शरीर में या सूक्ष्म जीवों, दूसरे जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। मैं वो चित्र और आपको आपके समक्ष
आपको दिखा देता हूँ जो आपकी किताब के अंदर हैं सूक्ष्म जीवों के, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सूक्ष्म जीव के चित्र जो हमारी किताब के अंदर है, ये जीवाणु के हैं, दोनों 2 प्रकार के जीवाणु। और इसके बाद ये देखिए, इधर ये शैवाल हैं दोनों, और इधर ये प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम, ये कवक हैं। राइजोपस, पेनिसिलियम, पेंसिलिन का नाम सुना होगा वही, और एस्परजिलस जो बहुत कॉमन उगाती हैं। और ये विषाणु के चित्र हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। सूक्ष्म जीव, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हैं अलग अलग स्थानों पर पाए जा सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे अब प्रोटोजोआ की बात लें, अमीबा की, समुद्री जल में नहीं होता, लेकिन हम जो जल पीते हैं, जो पानी हम पीते हैं, उसी पानी में, उसी स्वच्छ मीठे पानी में होता है। कुछ सूक्ष्म जीव वायु में होते हैं, जल में होते हैं, मृदा में होते हैं। हर स्थान पर सूक्ष्म जीव उपलब्ध है। यहाँ तक कि हम रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज आपके घर में, उसको खोलते बहुत कम है, उसके अंदर भी सूक्ष्म जीव हैं। यहाँ पर भी हर जगह बहुत सूक्ष्म जीव हैं। हर स्थान पर सूक्ष्म जीव हैं। अंधेरे से अंधेरे कमरे में लेकर, अंधेरे स्थान पर लेकर, गुफाओं में, कंदराओं में, बहुत गर्म स्थान ज्वालामुखी के मुहानों पर, बहुत ठंडे स्थान अंटार्कटिका रीजन, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ इतने गर्म स्थान, भूमध्य रेखा, जल, समुद्र का पानी, मीठा पानी, भूमि के अंदर, मृदा में, हर स्थान पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। लेकिन वही एक जैसे नहीं होते, हर जगह सूक्ष्म जीव अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए, हमारे जीवन में उनकी क्या भूमिका रहती है। देखिए, सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी हैं। अब लाभदायक कौन से? जो सूक्ष्म जीव हमारे विभिन्न क्रियाकलापों में हमारी सहायता करते हैं वो लाभदायक, और जो हमें हानियां पहुंचाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, चीज़ों को खराब कर देते हैं, हानिकारक। तो इस प्रकार से जो मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, हम उनकी बात करते हैं पहले, और फिर हानिकारक की बात करेंगे। जो सूक्ष्म जीव हमारे क्या हैं? मित्र हैं, यानी लाभदायक हैं। लाभदायक अथवा मित्रवत सूक्ष्म जीव। और दूसरे कौन से होते हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब ये किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है? देखिए, सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, दूध को दही में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। अभी आप ये लिख लीजिए कि ये किस प्रकार से हैं। हम ये डिटेल में करेंगे कि दूध को दही में कौन से बदलते हैं और किस तरह से बदलते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। एक बार इनके सिर्फ लाभ लिखिए।
ब्रेड व केक बनाने में सहायता करते हैं। चीनी व स्टार्च से इनका किण्वन कर एल्कोहल बनाने में सहायता करते हैं। खाने की बात चल रही है अभी तक तो कि ये इसमें करते हैं। इसके अलावा अचार बनाने में सहायता करते हैं। अचार, सूजी, और आपको क्या बताऊं मैं आपको, आपने जलेबी, उसमें भी ये सहायता करते हैं। किण्वन आता है, उसमें सहायता करते हैं। इसके अलावा ये जो है इडली बनाने में हमारी सहायता करते हैं, भटूरे बनाने में सहायता करते हैं। ये बात तो हमने कही कि खाने वाली बातों में कि इनमें तो ये हमारी सहायता करते ही करते हैं, खाने पीने की चीज़। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों से एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक मतलब कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो जिनका उपयोग हम उन्हीं सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए करते हैं ताकि वो बीमारियां ना फैलें। प्रतिजैविक औषधियां बनाने में सहायता करते हैं। बनाई जाती हैं। वैक्सीन यानी टीकाकरण, तैयार की जाती, वैक्सीन तैयार की जाती है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ये टॉपिक आएगा जब हम इसको करेंगे कि इसका क्या असर है, मतलब ये क्या चीज़ है। मृदा की उपजाऊ शक्ति बना, उपजाऊ शक्ति में वृद्धि करते हैं। खाद बनाने में सहायता करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि गोबर व वनस्पति का अपघटन कर खाद बनाते हैं। एक बहुत और इम्पोर्टेंट आप जरूर लिखेंगे
पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायता करते हैं। ये पॉइंट जरूर लिखेंगे आप। लिखिए, मैं यहाँ अलग कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 9, व्यर्थ पदार्थों का अपघटन कर उसे समाप्त कर देते हैं तथा पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। इन सभी पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, इसलिए एक बार आपको लिखवाए हैं कि ये किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है। तो अब हम इन्हीं को एक एक करके हम शुरुआत करेंगे। तो एक हम जरूर अभी कर लेते हैं। आप पेन कॉपी आपके पास है ही, और फिर भी आप नहीं है तो भी आप उठा लीजिए और नोट कीजिए। दूध से दही कैसे बनाते हैं? दही बनाने में सहायता करते हैं ना, आपको पता है। आपने देखा होगा कि घरों में जब दही जमाई जाती है तो दूध को थोड़ा सा गर्म करते हैं और फिर उसमें थोड़ी सी दही डाल दी जाती है, और दही डालने के बाद उसको रख दिया जाता है ढककर, और सुबह दही जम जाती है, यानी वो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। वास्तव में होता क्या है, जो दही उस दूध में, जो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, और उस दूध के अंदर जब दही डाली जाती है तो उस दही में लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु होते हैं। कौन से? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। तो दूध को हल्का गर्म करके उसमें दही डाली जाती है, और उस दही में लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु होते हैं, और वो दूध से तापमान प्राप्त करके तेज़ी से वृद्धि करते हैं और उस दूध का अपघटन कर देते हैं, और दूध का अपघटन होने से वो दही में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से हम जो है पनीर भी इसी तरीके से जीवाणुओं के द्वारा उसको तैयार दूध से पनीर तैयार किया जा सकता है। इसी प्रकार से अचार तैयार किया जाता है, अचार में भी यही होता है। सूजी इसी प्रकार से तैयार की जाती है, इडली ऐसे ही तैयार की जाती है। आपने देखा होगा कि हम अगर मैदा ले लें और मैदे के अंदर हम थोड़ी सी मात्रा में यीस्ट पाउडर डाल दें। कौन सा पाउडर? यीस्ट। और उसको रख देते हैं तो कुछ ही घंटों में देखिए वो फूल जाता है। क्यों? क्या हुआ इससे? जब हमने उस गूंथे हुए मैदे में यीस्ट डाला तो यीस्ट के अंदर जीवाणु, और ये जीवाणु जो है तेज गति से वृद्धि करते हैं। और ये जीवाणु जब तेज गति से वृद्धि करते हैं तो शोषण भी करेंगे और सांस के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन उस मैदे के बीच से बाहर निकलती है, जिससे मैदे के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और मैदा फूल जाता है, तो जिसको हम कहते हैं, और उसका आप स्वाद भी देखना थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। इस तरह से वो मैदा तैयार होता है। जब हम जलेबी तैयार करते हैं तो इसी प्रकार से मैदा तैयार किया जाता है। भटूरे तैयार करते हैं तब भी इसी प्रकार से मैदा तैयार किया जाता है। इडली के लिए भी इसी प्रकार से प्रक्रिया की जाती है।
तो ये फूल जाता है। ब्रेड और केक भी इसी विधि से बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा ब्रेड और केक में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो छिद्र यही होते हैं कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। उसमें हम मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर डालते हैं, यीस्ट की मदद से नहीं करते हम, उसको जो है बेकिंग पाउडर डालते हैं। बेकिंग पाउडर डालने से क्या होता है कि यही चीज़ उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छिद्र कर देती है, तो फूल जाती है। तो ये सभी इसी में, पेस्ट्री बनानी हो, ब्रेड बनाना हो, केक बनाना हो, ठीक है ना, और आपको बताया भटूरे बनाने हो, दूध से दही, ये सब विधियाँ इसी तरह से जीवाणुओं के माध्यम से की जाती हैं। इस टॉपिक में इतना ही, और आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगले टॉपिक में बाकी जो बचे हुए लाभदायक जीवों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आशा है आपने पिछले पाठ को कर लिया होगा, नहीं किया तो उसको कृपया जल्दी से तैयार करें, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और खूब पढ़ें, बड़ों का आदर करें। धन्यवाद।